फोकस यहाँ पर हम बैंक्स पे कर लेते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में जवाब में उसका जिक्र भी किया है, और जिस तरह से हम प्ले आउट होती हुई पूरी थीम को देख रहे हैं, पीएसयू और प्राइवेट दोनों में आपका मत मैं जानना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक्स आपने जिक्र किया कि आप थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव हैं उनको लेकर। वैल्यूएशंस वहाँ पे अच्छे हैं, वन। सेकंड, मुझे लगता है कि आप बैलेंस शीट आपको देखनी चाहिए। बैलेंस शीट आप कभी भी बैंक की देखते हैं तो हम बैंक्स में क्या देखते हैं कि आपके पास, देखिए बैंक्स की बैलेंस शीट क्या होती है, वो पैसे लेते हैं जिसे हम फिक्स डिपॉजिट्स या करंट डिपॉजिट बोलते हैं, और वो पैसे आगे लौटाते हैं, आगे देते हैं और वापस कलेक्ट करते हैं। बैंक्स का बिजनेस वही है, टेक मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स एंड गिव इट टू बोरोवर्स। बड़ा सिंपल बिजनेस है, उसमें और क्या बिजनेस है मुझे बताइए इसके अंदर। पर प्रोसेस सब बैंक का अलग होता है। हाँ। किस कॉस्ट पे डिपॉजिट आता है, किनको आप पैसा देते हो, किन से पैसा वापस आता है, और आप कितनी ज़्यादा गुना अपनी बैलेंस शीट को लेवरेज कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं इनकी बैलेंस शीट में लेवरेज नहीं है। पीएसयू बैंक से लेवरेज बढ़ने लगी है, वन। सेकंड, पीएसयू बैंक सस्ते थे, अब पीएसयू बैंक सस्ते नहीं है। एसबीआई का प्राइस टू बुक और एचडीएफसी का प्राइस टू बुक लगभग बराबर है, बहुत कम होता है ये। पिछले 3 साल के अंदर एचडीएफसी ने रिटर्न नहीं दिया है, पीएसयू बैंक्स में सबने रिटर्न दिया। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय हो सकता है कि ये प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा है। अब आप देखें तो लेवरेज, टेक्नोलॉजी और नियर टर्म 3-4 साल के कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि अगली छलांग आने वाली है पीएसयू वर्सेस प्राइवेट में। रिलेटिव बेसिस में मुझे लगता है इस साल प्राइवेट आउट परफॉर्म करेंगे। बैंकों की बात चल रही है तो एक खास बैंक की भी बात करना चाहते हैं, आपका व्यू जानना चाहेंगे। फेडरल बैंक की बात कर रही हूँ, और निर्मल बैंक और उसके साथ साथ कई ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्होंने अपनी बैंकों की अपग्रेड करने की एक सूची निकाली है। फेडरल बैंक को लेकर आपका क्या व्यू बनता है, और तमाम ब्रोकरेज हाउस के मत से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? तो आज हम फेडरल बैंक की बात क्यों कर रहे हैं? न्यूज़ डेवलपमेंट है। न्यूज़ डेवलपमेंट है कि श्याम श्रीनिवासन वहाँ के जो एमडी सीईओ उनको आरबीआई ने एक्सटेंशन नहीं दिया। अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी भी बैंक के अंदर बड़ा एक्सटेंशन नहीं आता है तो बैंक के स्टॉक में नर्वसनेस हो जाती है। हमने इंडसइंड बैंक में देखा, गिरावट आई थी, एक्सटेंशन नहीं आया। एयू बैंक में उछाल आया बिकॉज वहाँ पर संजय जी को एक्सटेंशन 3 साल का मिल गया। तो फेडरल बैंक में क्या कोई समस्या है जिसकी वजह एक्सटेंशन नहीं आया? या आरबीआई की रणनीति है? देखिए, हम आरबीआई की इंटरनल थॉट्स तो हम समझ सकते हैं मगर जान नहीं सकते हैं, मगर हम समझने की चेष्टा करें तो मेरा ये मानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय जो लॉन्ग शॉर्ट एक्सटेंशन नहीं दे रहा है, क्योंकि श्याम श्रीनिवासन साहब 14 साल से एमडी रहे हैं। अगले साल उम्र और जो बेसिक नंबर ऑफ इयर्स एज द सीईओ का टेन्योर, उन्हें मैक्सिमम 2024 सितंबर तक एक्सटेंशन मिलता, क्योंकि उन्हें 1 साल के लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करा था। तो मेरा मानना है कि आरबीआई इस समय शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन नहीं दे रहा है, मिनिमम वो 3 to 5 ईयर्स की बात कर रहा है, बैंक में कंटिन्यूटी रहती है। तो आरबीआई की इंटरनल थॉट है जिसमें बदलाव हमने देखा है। दूसरा, क्या फेडरल बैंक में कोई समस्या है? मुझे तो नहीं लग रहा है, बिकॉज मैं 3-4 क्वार्टर के आंकड़े देख रहा था, उनके अंदर उनके कासा, निम्स, जो नॉन साउथ बिजनेस है, खास करके नॉन कोची बिजनेस है, वह भी ठीक है। और सबसे ऊपर है वैल्यूएशंस। 1.2 टाइम्स बुक में डाउनसाइड हमेशा कम लगती है। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक 6 टाइम बुक था, तो 6 टाइम बुक के बाद वो 4 टाइम बुक हुआ तो उसमें गिरावट आई। एचडीएफसी बैंक 4.5 टाइम बुक था, अब 2 टाइम बुक है, तो एचडीएफसी बैंक पिछले 2 साल से कहीं नहीं गया है। फेडरल बैंक में भी गिरावट का स्कोप मुझे कम लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिकॉज श्याम जी को एक्सटेंशन नहीं मिला है वो फेडरल बैंक या श्याम जी को लेकर के कोई पर्सनल चीज़ है। पर मुझे लगता है कि आरबीआई की ब्रॉडर पॉलिसी का एक फ्रेमवर्क है दैट दे आर नॉट बिलीविंग इन गिविंग टू मेनी शॉर्ट टर्म एक्सटेंशंस, बिकॉज बेस्ट केस सिनेरियो वुड हैव बीन श्याम श्रीनिवासन जी को 1 साल और एक्सटेंशन मिल जाता, मगर सितंबर 2025 में उनको जाना ही पड़ता एज पर द रेगुलेशन।